Hi student, how are you? Today we are going to study about अस्थमा। अस्थमा यह हमारे जो श्वसन मार्ग का दीर्घकालीन जो है डिसऑर्डर होता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अस्थमा, तो चलिए शुरू करते हैं। अस्थमा डिफिनीशन इसकी देखते हैं। अस्थमा इज अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज ऑफ एयरवे caused by allergic response of bronchi resulting in reversible narrowing of airway due to bronchoconstriction, sponge congestion and thickening of wall of bronchi and accumulation of mucus। अस्थमा एक पुरानी दीर्घकालीन बीमारी है। यह हमारे श्वसन मार्ग की, जिसमें ब्रोंकाई में स्पाज्म हो जाने के कारण हमारा जो है श्वसन पैटर्न प्रभावित होता है और स्पाज्म के कारण जो है एयरवे की जो है दीवार जो है मोटी हो जाती है और जिसमें बलगम एकत्रित हो जाता है, जिससे व्यक्ति को सांस लेने में बाधा उत्पन्न होती है। यह या सीधे शब्दों में कहें हम, यह हमारे श्वसन मार्ग का दीर्घकालीन इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है, जिसमें ब्रोंकाई में स्पाज्म हो जाने के कारण रोगी की सामान्य श्वसन प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो जाती है। अस्थमा एक रिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्टिव रिस्पिरेटरी डिजीज है। सांस लेने में तकलीफ और घरघराहट होती है गले से। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं कि यह हमारा जो है फिगर यह है नॉर्मल एयरवे हमारा है। ये नॉर्मल एयरवे है, जिसमें हमारी जो है एयरवे पूरी तरह से खाली है, साफ दिख रही है। और जबकि दूसरा जो हमारा एयरवे है, इसमें देखते हैं हम, दूसरा जो एयरवे है इसमें हमारी जो है वाल जो है एयरवे की वाल मोटी हो गई है, पूरी तरह से टाइट हो गई है और जिसमें आप देख रहे हैं कि जो खाली जगह है बलगम जो है एकत्रित हो गया है, जिसके कारण जो है व्यक्ति को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं काजेज इसके। देयर आर सम फैक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अस्थमा। जैसे नंबर 1 है इन्वायरमेंटल फैक्टर, चेंज इन टेम्परेचर मोस्टली कोल्ड एयर, चेंज इन ह्यूमिडिटी ड्राई एयर, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन जैसे सिगरेट हो गया, इंडस्ट्रियल स्मोक हो गया और ओजोन हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, फॉर्मल्डिहाइड हो गया। इन वजहों से भी जो है अस्थमा होता है। एलर्जिन इनहेलेशन जैसे फूड ट्रीटेड विद सल्फेट हो गया, बियर की वजह से, शराब की वजह से जो है अस्थमा होता है। और जैसे नेक्स्ट कारण है स्ट्रेस, इमोशनल अपसेट, व्यक्ति अगर तनाव में है और जिसमें शारीरिक गतिविधि, भावनात्मक कारक या और इसमें जो है हार्मोनल कारक भी प्रभावित करते हैं, जिससे जो है व्यक्ति को अस्थमा होने की जो है संभावना अधिक होती है। मेडिकेशन जैसे NSAIDs, बीटा ब्लॉकर्स, ये सब दवाएं जो है अधिक मात्रा में या ज़्यादा दिन से प्रयोग करने के कारण भी अस्थमा होने की संभावना बढ़ जाती है। अस्थमा जैसे स्ट्रॉन्ग आउटडोर्स या परफ्यूम, इन सब वजहों से भी अस्थमा होता है। इसके अलावा जैसे एलर्जिक रिएक्शन होता है, जैसे पेड़ पौधों से, घास से, परागकण से, धूल मिट्टी से हुआ, काकरे से है, फंगल स्पोर्स से हो गया, एनिमल से हुआ, जानवरों से भी हो जाता है, या फिर एकाएक अचानक मौसमी परिवर्तन हो जाए। इन सब वजहों से जो है अस्थमा होने की संभावना होती है। रिस्क फैक्टर हम देखते हैं। रिस्क फैक्टर जो फैमिली हिस्ट्री हो गई, और सेकेंड है हिस्ट्री ऑफ एलर्जन या एलर्जन, वह ऐसे एलर्जन जिनके कारण जो अस्थमा होता है, और पैसिव स्मोकिंग, ओबेसिटी, मोटापा, अर्बन लिविंग, शहरों में रहना, लो बर्थ वेट, जन्म के समय जो है वजन कम होना, रेगुलर यूज ऑफ NSAIDs दवाएं जैसे एस्प्रिन हो गया, बीटा ब्लॉकर्स हो गए, तमाम तरह की जो दवाएं आती हैं, इन सब के प्रयोग से
भी अस्थमा होने की संभावना। जैसे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ अस्थमा में ये दो प्रकार का होता है, एलर्जिक होता है और नॉन एलर्जिक होता है। जो एलर्जिक होता है कॉमनली अकर्स इन चाइल्डहुड, बाल्यावस्था में अधिक होता है, और नॉन एलर्जिक जो होता है कॉमनली अकर्स अबाउट 35 ईयर्स से, मतलब बोले तो ये युवावस्था में या फिर एडल्टहुड में होता है। और आगे हम देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, साइन सिम्टम क्या है इसके। नंबर 1 है जैसे वीजिंग हो गया, खरखराहट बनी रहती है, खरखराहट की आवाज़ आती है, और कफ बनती है ऑल नाइट एंड अर्ली इन मॉर्निंग, सारी रात और रात भर और मॉर्निंग के समय कुछ ज़्यादा बनती है। चेस्ट टाइटनेट होता है, जैसे चेस्ट में तनाव होता है, और डिस्पोनिया मतलब सांस लेने में तकलीफ होती है, प्रोलॉन्ग इंस्पिरेशन होता है। उसके बाद जो है हाइपोक्सीमिया होता है, साउंड ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, आवाज़ निकलती है इंस्पिरेशन के दौरान। अटैक ऑफ अस्थमा में भी फॉर फ्यू मिनट, कुछ समय के लिए अटैक होता है अस्थमा का, या कुछ घंटों के लिए हो सकता है। डायग्नोस्टिक एवल्यूशन, डायग्नोस्टिक एवल्यूशन हम देखते हैं, जिसमें हम फिजिकल एग्जामिनेशन कराते हैं, हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं, और स्पिरोमेट्री करते हैं, आर्टियल ब्लड गैस एनालिसिस करते हैं, एबीजी को हम करते हैं, जैसे इसमें हाइपोक्सिया इंक्रीज है, PCO2 एसिडोसिस, चेस्ट एक्सरे, और चेस्ट एक्सरे फॉर हाइपर इन्फ्लामेशन लंग्स, मतलब अगर लंग्स में इन्फ्लामेशन है तो चेस्ट के द्वारा हम पता लगाते हैं। एक्युलेशन ऑफ ब्रीथ साउंड, विजिंग साउंड का हम जो है एवल्यूशन करते हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन में जटिलताएं क्या क्या आती हो सकती हैं। रिस्पायरेटरी फेल्योर हो सकता है, श्वसन तंत्र फेल्योर हो सकता है, निमोनिया है हो सकता है, या निमोनिया बना रहता है, कार्डियक अरेस्ट होता है, स्टेटस अस्थमेटिक्स होता है, अटेस्टियासिस होता है। ये सब कॉम्प्लिकेशन जो है बने रहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अस्थमा का मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट क्या होता है, चिकित्सीय प्रबंधन क्या होता है। इसको हमें बहुत ध्यानपूर्वक, बहुत आसानी से समझना है, और क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि अस्थमा में हम कैसे मेडिकल प्रबंधन करते हैं, नर्सिंग प्रबंधन कैसे करते हैं, इसकी दवाएं क्या चलती हैं, तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रांकोडायलेटर, तो ब्रांकोडायलेटर जो होता है, ब्रांकोडायलेटर बीटा एगोनिस्ट, दे कॉज द widening of the airway by relaxing bronchial smooth muscle by stimulate beta receptor। ये वे दवाइयाँ होती हैं जो एयरवे को डायलेट कर श्वसन प्रक्रिया में आ रही बाधाओं को दूर करती हैं। जैसे हमारा साल्बुटामॉल हो गया, फॉर्मिट्रॉल हो गया, अल्बुट्रोल हो गया, फिर इम्यूनोफाइलिन आता है, थियोफाइलिन आता है। ये सब दवाएं जो है ब्रोंकोडायलेटर के रूप में काम करती हैं। और जैसे जेंथानिन डेरिवेटिव्स ये है, ये भी उसी ग्रुप में आता है। थियोफाइलिन हो गया, डेरिफाइलिन हो गया, इम्यूनोफाइलिन हो गया, ये भी दवाएं होती हैं जो श्वसन प्रक्रिया में आ रही बाधाओं को दूर करती हैं, डायलेट कर देती हैं एयरवे को। नेक्स्ट है एंटीकोलिनर्जिक, Anticholinergic, the action of these drugs include relaxation of smooth muscle and decreased secretion of mucus। एंटीस्पास्मोडिक एक्शन, बोले तो ये दवाइयाँ भी बीटा 2 या एंड्रेसन रिसेप्टर की तरह से काम करती हैं, जो ये हमारे एयरवे को ओपन्स करती हैं। तो ये जैसे इपाराट्रोपिन हो गया, एट्रोपिन सल्फेट हो गया, नेबुलाइजर का आता है, उसको हम लगाते हैं। फिर नेक्स्ट है कार्टिकोस्टेरॉइड दवाइयाँ। कार्टिकोस्टेरॉइड दवाइयाँ जो हैं ये एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एंटी एलर्जिक होती हैं। तो ये दवाएं जो हमारे एयरवे को हमारे हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस को कम करती हैं, हमारे जो है जैसे ये सूजन को कम करती हैं, और श्वसन मार्ग में आ रही बाधा को, ऑब्स्ट्रक्शन को दूर करती हैं। या इनमें जैसे बेटनीसाल हो गया, मेथाइल पेडनिसिलोन हो गया, बेटामेथासोन हो गया, ये सब दवाएं जो कार्टिकोस्टेरॉइड के रूप में प्रयोग की जाती हैं। इनमें और दवाएं आती हैं, हाइड्रोकॉर्टिसोन आता है, प्लिनोसोलाइड आता है, तो तमाम तरह की दवाएं जो है आती हैं इसमें। नेक्स्ट है लिकोट्रीन रिसेप्टर एजेंट।
They prevent the action of leukotriene by blocking their receptor on cell membrane. Leukotrienes have a key role in inflammation. ये दवाइयाँ श्वसन मार्ग की स्मिथ मसल को कंस्ट्रक्शन को कम करती हैं। ये मिकोजल एडिमा को कम करती हैं और इस प्रकार ये जैसे हमारे गैस एक्सचेंज में आ रही बाधाओं को भी दूर करती हैं। इन प्रकार की दवाओं में जैसे मॉन्टेलुकास्ट हो गया और जाफिलुकास्ट हो गया, ये जो है आते हैं। नेक्स्ट है मास्ट सेल स्टेबलाइजर। मास्ट सेल स्टेबलाइजर ये दवाइयाँ जो होती हैं दे स्टॉप द एक्टिविटीज ऑफ मास्ट सेल। ये हमारे मास्ट सेल को जो है मास्ट सेल की एक्टिविटी को कम करती हैं, जो कि किसी एलर्जन के एक्सपोजर के पश्चात मास्ट कोशिकाओं के रिलीज को रोककर एस्थमेटिक अटैक को कम करती हैं। जैसे इन दवाओं में आता है क्रोमोलिन सोडियम आता है, नेडोक्रोमिल आता है। तो ये हमारा जो है मेडिकल मैनेजमेंट हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट जो होता है इसमें हम नर्सिंग मैनेजमेंट क्या क्या करते हैं, पहले हम क्या आकलन असेसमेंट में देखते हैं। असेस क्लिनिकल साइन ऑफ एयरवे डिस्ट्रेस ऑफ पेशेंट। हम जो है एयरवे का जो है आकलन करते हैं। इट इज एक्यूट एयरवे डिस्ट्रेस बी शुड बी गिव इमरजेंसी। हम अगर तीव्रता को घटाने बढ़ाने के लिए कंडीशन के अनुसार जो है पेशेंट को हम इमरजेंसी मैनेजमेंट प्रदान करते हैं। टेक अ हिस्ट्री ऑफ पेशेंट की जो है हिस्ट्री को कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट नॉलेज अबाउट द एलर्जिक रिएक्शन इन डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन। तो ये जो है कलेक्ट नॉलेज अबाउट एलर्जिक रिएक्शन इन डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन। विभिन्न प्रकार के इन्वायरमेंटल कंडीशन में एलर्जी के कारण को हम पता करेंगे। आस्क अबाउट वर्क प्लेस। पेशेंट के जो काम करने की जगह के बारे में हम जानकारी पता करेंगे। जैसे मान लीजिए पेशेंट कोई फैक्ट्री में है जहाँ पे जो है वातावरण बहुत दूषित हो या फिर वहाँ पे केमिकलों का ज़्यादा यूज हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी पेशेंट जो अस्थमा से पीड़ित होता है। एलर्जिक मॉडिफिकेशन, लाइफ स्टाइल, व्यक्ति की जो है लाइफ स्टाइल के बारे में हम पता करेंगे। नर्सिंग डायग्नोसिस विथ इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट है नर्सिंग डायग्नोसिस। हम क्या क्या करते हैं इसमें जो है नर्सिंग प्रबंधन क्या करेंगे कि नर्सिंग केयर प्लान कैसे हम बनाएंगे इसमें। तो चलिए हम देखते हैं। फर्स्ट है इनइफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न रिलेटेड टू एंजाइटी आर ड्यू टू एयरवे स्पाज्म और ओडिमा। इनइफेक्टिव बोले तो रोगी का हम श्वसनी पैटर्न को क्या करते हैं सामान करते हैं। श्वसन पैटर्न जैसे क्या इसमें हम नर्सिंग इंटरवेंशन असेस रिस्पिरेटरी रेट एंड ब्रीथ पैटर्न एंड डेप्थ, मॉनिटर एबीजी टू गिव फाउलर पोजीशन टू पेशेंट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एज ए प्रिस्क्रिप्शन, प्रोवाइड ब्रोंकोडायलेटर एंड स्टेरॉइड। तो रोगी को हम पहले जो है ब्रोंकोडायलेटर एंड स्टेरॉइड दवाएं प्रदान करेंगे और आवश्यकता अनुसार ऑक्सीजन की व्यवस्था करेंगे और फाउलर या सेमी फाउलर पोजीशन प्रदान करेंगे और एबीजी को मॉनिटर करेंगे और रिस्पिरेटरी रेट को और उसके सांस के पैटर्न को हम सामान्य करेंगे। रोगी को शांत वातावरण तथा अच्छे वेंटिलेशन में हम अच्छा वेंटिलेशन प्रदान करेंगे, जिसकी वजह से क्या होता है रोगी का श्वसनीय पैटर्न सामान्य हो जाता है। नेक्स्ट है डिटेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू इंक्रीज सिक्रेशन प्रोडक्शन एंड ब्रोंकोस्पाज्म। तो नर्सिंग इंटरवेंशन इसमें होता है। सैंक्शनिंग में भी गिवन इफ एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट, मॉनिटर स्पूटम फॉर कलर एंड कंसिस्टेंसी टू इनकरेज फॉर लिक्विड डाइट फॉर थिन सिक्रेशन स्पूटम, इंक्रीज ह्यूमिडिटी ऑफ रूम स्लोली टू गिव ओरल हाइजीन इन एवरी 2 से 4 आवर। तो इसमें सैंक्शनिंग में भी गिवन इफ एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट, यदि एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट है तो हम सक्शनिंग करते हैं, ट्रैक्यो ब्रोंकियल सक्शनिंग करते हैं। फिर मॉनिटर स्पूटम फॉर कलर एंड कंसिस्टेंसी, तो हम स्पूटम के जो है को मॉनिटर करते हैं उसके कलर और कंसिस्टेंसी के लिए। टू इनक्रोज फॉर लिक्विड डाइट फॉर थिन सिक्रेशन, तो हम लिक्विड डाइट को जो है हम इनक्रोज बढ़ावा देते हैं। इंक्रीज ह्यूमिडिटी फॉर रूम, रूम की ह्यूमिडिटी को जो हम बढ़ाते हैं धीरे धीरे।
टू गिव ओरल हाइजीन टू 2 से 4, मतलब हर 2 से 4 घंटे में हम ओरल हाइजीन जो है कराते रहेंगे। पेशेंट को हाइड्रेशन लेवल बढ़ाएंगे। इसमें हम रोगी को बार बार बिस्तर पर पोजीशन को चेंज करने के लिए कहेंगे इसमें हम, और रोगी को कफिंग तथा डीप ब्रीथिंग के लिए प्रेरित करेंगे। तो जब ऐसा हम करेंगे तो जिससे रोगी का जो श्वसन मार्ग होता है वह साफ हो जाता है। नेक्स्ट है नॉलेज डिफेक्ट डिफिसिट ड्यू टू डिजीज कंडीशन, नर्सिंग इंटरवेंशन। इसमें हम क्या करते हैं, प्रोवाइड नॉलेज अबाउट डिजीज टू द पेशेंट, provide psychological support to the patient, advise to the patient to be far away from the item from which he she is having allergy, give comfortable position। बोले तो हम इसमें रोगी तथा रोगी के परिजनों को भी हम बीमारी के संबंध में उनके ज्ञान को बढ़ाएंगे, और साथ साथ पेशेंट को तो देंगे, उसके हम परिजनों को भी इसके बारे में बताएंगे और साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रदान करेंगे। एडवाइस द पेशेंट टू बी फार अवे फ्रॉम द आइटम फ्रॉम विच ही सी हैविंग एलर्जी, पेशेंट को जिस भी चीज़ से एलर्जी रहती है वो उससे हम जो है दूर रहने की सलाह देंगे। गिव कंफर्टेबल पोजीशन, उसे हम जो है कंफर्टेबल पोजीशन प्रदान करेंगे, तथा रोगी को हम बैलेंस डाइट लेने के लिए तथा व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने के लिए जो है सलाह देंगे। जब हम ऐसा करेंगे तो रोगी एवं परिजनों को बीमारी की प्रक्रिया के संदर्भ में नॉलेज बढ़ेगा, उनका नॉलेज बढ़ेगा तो इससे आसानी होगी इलाज करने में। नेक्स्ट है चेस्ट पेन रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन, जैसे नर्सिंग इंटरवेंशन, प्रोवाइड एनाल्जेसिक, यूज ऑफ ब्रांकोडायलेटर, ऑक्सीजन इनहेलेशन। तो हम उनको जो है एनाल्जेसिक दवाएं प्रदान करेंगे। यूज ऑफ ब्रांकोडायलेटर, ब्रांकोडायलेटर को जो हम प्रयोग करेंगे। ब्रांकोडायलेटर क्या करता है, ये दवाएं जो होती हैं एयरवे को डायलेट कर देती हैं और श्वसन प्रक्रिया में आ रही बाधाओं को दूर करते हैं। ऑक्सीजन इनहेलेशन, ऑक्सीजन को हम ऑक्सीजन देंगे। मेंटेन न्यूट्रिशनल स्टेटस, न्यूट्रिशनल स्टेटस को हम क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। इसमें हम रोगी के पोषण स्तर को समान बनाते हैं, जैसे कि नर्सिंग इंटरवेंशन, हाई इंटेक ऑफ विटामिन एंड प्रोटीन डाइट फॉर इंक्रीज इम्यूनिटी, इनकरेज फॉर बैलेंस डाइट। हाई इंटेक ऑफ विटामिन एंड प्रोटीन, हम विटामिन और प्रोटीन की जो है उच्च स्तरीय मात्रा को जो है बनाए रखेंगे। क्यों बनाए रखेंगे, पेशेंट की जो है इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए। इनकरेज फॉर बैलेंस डाइट, और बैलेंस संतुलित आहार को हम जो है अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है रिड्यूस इन्फेक्शन, नर्सिंग इंटरवेंशन में क्या करते हैं, सेफ डिस्पोजल ऑफ स्पूटम और सिक्रेशन। हम जो है उनको जो है सेफ स्पूटम को जो है सेफ रखेंगे जो है, और कहीं खुले में नहीं फेंकेंगे, या फिर जो है उनकी सिक्रेशन को जो है इधर उधर हम नहीं फेंकेंगे, उनको हम सेफ डिस्पोजल में डाल रखेंगे। प्रोवाइड एंटीबायोटिक्स, और उनको जो है हम एंटीबायोटिक्स प्रदान करेंगे। हेल्थ एजुकेशन, नेक्स्ट है हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन स्वास्थ्य शिक्षा देंगे हम पेशेंट को और उसके गार्जियन को भी देंगे। अवॉइड एलर्जेंस, अवॉइड एलर्जन बोले तो ऐसे पदार्थ जो रोगी के एलर्जी प्रतिक्रिया को उत्पन्न करते हैं उन्हें उनसे दूर रहने की सलाह देंगे। अवॉइड एक्सट्रीम कोल्ड वेदर, हम जो है अवॉइड करेंगे कोल्ड वेदर को। और अवॉइड माउथ ब्रीथिंग, मुंह से सांस लेने को जो हम मना करेंगे, सलाह जो देंगे कि मुंह से सांस नहीं लेना है। अवॉइड कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्शियस पर्सन, और संक्रमित व्यक्ति से जो है हम दूर रहने की सलाह देंगे। अवॉइड स्मोकिंग, हम जो है धूमपान लेने की अगर पेशेंट धूमपान लेता है या उसको जो है धूमपान का शिकार है तो उसको हम उससे दूर रहने की सलाह देते हैं, मना करते हैं। ये हमारा जो है अस्थमा था टॉपिक। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।